हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 28 दिसंबर 2022 एंड आप सभी का स्वागत है आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। देखिए, आज हम टोटल 3 मुद्दे डिस्कस करेंगे। पहला मुद्दा होगा माइग्रेंट वर्कर के रिगार्डिंग। देखो, यहाँ पर राइटर ने बात करी है कि दुनिया में कितने माइग्रेंट्स देखने को मिलते हैं, इंडिया में क्या सिचुएशन है, क्या-क्या इश्यूज़ इनको फेस करने पड़ते हैं, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह से जो दूसरा मुद्दा है वो है रिगार्डिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। काफ़ी बार देखो हमारी गवर्नमेंट ने ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है। बट आज के टाइम हम देख रहे हैं हम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ये पॉलिसी में चेंज आया है? क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। उसी तरह से जो हमारा तीसरा मुद्दा होगा दैट इज़ इंडिया चाइना ट्रेड रिलेशंस। मैंने कल भी आपके साथ डिस्कस किया था कि पिछले कुछ टाइम के अंदर ना इंडिया चाइना के ट्रेड रिलेशंस में काफ़ी चेंजेस आए हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हम चाइना से इम्पोर्ट कर रहे हैं। क्या रीज़न्स है उसके पीछे और कैसे इस पर्टिकुलर ट्रेड को हम कम कर सकते हैं, बेसिकली जो डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर उसको कैसे कम किया जा सकता है, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे इस अपने तीसरे आर्टिकल के अंदर। ठीक है, बट उससे पहले आज की कोट ऑफ द डे। कोट ऑफ द डे है बाय राजा राम मोहन रॉय जी। ठीक है, आई एम वेरी श्योर आप सभी इनके बारे में जानते होंगे। इनकी कोट क्या है? एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ सोशल चेंज। अगर सोसाइटी में कुछ चेंज लाना है, ठीक है, कुछ सोशल चेंज लाना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एजुकेशन। देखो, अगर मैं थोड़ा आपको राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में बताऊं ना, तो आप जानते हो 1800s के अराउंड ना, जो पूरी वो सेंचुरी थी, तो यहाँ पर इन्होंने एक इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कैसे? देखो, उस टाइम की सोसाइटी काफी सुपरस्टिशंस में बिलीव करती थी। ठीक है, बट इन्होंने क्या किया? इन्होंने बात करी एजुकेशन की। और एजुकेशन कैसी? विच इज बेस्ड ऑन रैशनैलिटी। ठीक है, इन्होंने बात करी साइंटिफिक टेम्पर की। तो आप नोटिस करो कि जो अलग अलग चीजें हैं मॉडर्न एजुकेशन के अंदर, चाहे लिबर्टी हो गया, इक्वालिटी हो गया, फ्रेटर्निटी हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, इस तरह की चीजें इन्होंने प्रमोट करने की कोशिश करी। इसके साथ ही नोटिस कीजिए, जो अलग अलग रिलीजन्स थे ना, उनमें इन्होंने कॉमनैलिटी फाइंड करने की कोशिश करी कि डिफरेंट जो रिलीजन्स हैं वो ऐसा नहीं है कि कुछ अलग प्रीच करते हैं, नहीं, सब जगह सिमिलर बातें ही करी गई हैं, थोड़ा चेंजेस के साथ। तो कॉमनैलिटी फाइंड करने की कोशिश करी गई। इन्होंने बात करी ब्रदरहुड की, फ्रेटर्निटी की। और ये सारी बातें कैसे हो पाई? वो हो पाई क्योंकि ये खुद काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड थे। इन्होंने अलग-अलग चीज़ों को पढ़ा, चाहे आप बात कर लीजिए भगवद गीता की बात कर लीजिए, इन्होंने कुरान को पढ़ा, इन्होंने बाइबल को पढ़ा, इस तरह से इन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, मॉडर्न एजुकेशन भी इन्होंने कंप्लीट करी अपनी। तो इस वजह से ना एजुकेशन ने इनकी लाइफ तो चेंज करी ही करी, इसके साथ ही इन्होंने दूसरे लोगों की लाइफ चेंज करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जैसे एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ, इन्होंने सती को बैन करवाने के लिए ना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। क्यों? क्योंकि ये मॉडर्न एजुकेशन इनको थी, ठीक है? ये जानते थे कि सती कोई प्रैक्टिस ठीक नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारे रिफॉर्म्स इन्होंने लेकर आए। इसी तरह से ना इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है? इतने इंपॉर्टेंट ये सोशल रिफॉर्मर्स थे। और वुमेन की सिचुएशन बात कर लीजिए या इंडियन सोसाइटी की ओवरऑल सिचुएशन बात कर लीजिए, उसको इंप्रूव करने के अंदर एक पॉइंट रोल रहा। काफ़ी ये इंस्पायर्ड थे हमारी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी या फिर जो फ्रेंच नेशनलिस्ट थे, उनके जो आइडियाज़ थे कि हमारे पास कैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, किस तरह से हमारे पास एक ना सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, वो सारी बातें यहाँ पर हमें इनकी लाइफ के अंदर देखने को मिल जाती हैं, राइट? अब चलते हैं हमारे पहले आर्टिकल की तरफ, जो क्या है? इंडियन माइग्रेंट वर्कर प्लाइट के रिगार्डिंग, और इसको आप जीएस पेपर 2 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो, अगर आप नोटिस करोगे ना, तो दिसंबर 18 जो होता है उसको हर साल सेलिब्रेट किया जाता है एज इंटरनेशनल माइग्रेंट डे। अब इस बार का देखो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है माइग्रेंट्स के लिए। क्यों? देखो, अभी अभी तो देखो कोविड-19 होके हटा है, ठीक है, या फिर चल भी रहा है इनफैक्ट। इसके साथ ही बहुत सारे और इश्यूज हैं, जैसे तालिबान ने अफगानिस्तान का टेक ओवर किया, रशिया यूक्रेन का अपना क्राइसिस चल रहा है। उसके साथ ही आपको देखने को मिलेगा जो सब सहारन रीजन है वहां पे पॉवर्टी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है और क्लाइमेट चेंज भी बढ़ रहा है। अब ये सारे रीजन जितने भी चारों पांच डिस्कस किए, इन सभी से होता क्या है? इन सभी से माइग्रेशन होती है, चाहे वो देखो क्लाइमेट की वजह से हो या फिर जो ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर्स हो गए कि टेररिज्म चल रहा है या इस तरह के इश्यूज चल रहे हैं, उस वजह से हो क्या रहा है? माइग्रेशन हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। थोड़ा मैं डेटा से आपको अगर बताना चाहूँ, तो एक ना इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट। ठीक है, कौन निकालता है सर इस रिपोर्ट को? इसको निकाला जाता है आईओएम के द्वारा, दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन। इस पर्टिकुलर बॉडी के द्वारा ये जो रिपोर्ट निकाली जाती है, इसने बताया है क्या कि 2020 में नियरली 28 करोड़ इंटरनेशनल माइग्रेंट्स थे। ठीक है,
उससे पहले अगर आप नंबर देखना चाहो तो ये काफ़ी कम हुआ करता था 2019 की बात करें, तो धीरे-धीरे हर साल हमें ये इंक्रीज़ देखने को मिलता जा रहा है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट अगर आप नोटिस करोगे, बात करते हैं अगर साउथ एशिया की, तो साउथ एशिया का नियरली शेयर 40% है। देख रहे हो, इंडिया हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये डिफरेंट-डिफरेंट जो साउथ एशिया के अंदर कंट्रीज़ आती हैं, यहाँ से ही मेजर माइग्रेंट्स दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं। और अगर मैं बात करूँ कहाँ मेजरली जाते हैं, तो वो जाते हैं गल्फ एरियाज़ के अंदर, ठीक है ना? आप सभी जानते हो जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर एक मेजर शेयर यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। अभी इसके साथ अगर आप नोटिस करो, तो ये जो माइग्रेशन है ना, काफ़ी नॉन यूनिफ़ॉर्म है, ठीक है? कभी बढ़ गया, कभी कम हो गया या फिर किसी एक जगह से दूसरी जगह, तो काफ़ी नॉन यूनिफ़ॉर्मिटी हमें देखने को मिल जाती है। और ये सारे इसके पीछे के फैक्टर्स क्या होते हैं? देखो, फैक्टर आप ना उन्हीं चीज़ों से डिटरमाइन कर सकते हो जो मैंने एग्ज़ाम्पल दिए। कहीं पे टेररिज़्म हो गया, या फिर कहीं पे इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा है, या फिर किसी जगह पे हो सकता है एनवायरनमेंट फैक्टर्स ठीक ना हो। तो ये सारे कहीं न कहीं फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि माइग्रेशन कैसे होता है। अब कई बार ना ये फोर्स्ड माइग्रेशन भी होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं समझाता हूँ, आपके पास मान लो जॉब नहीं है, तो होगा क्या, आप सोचोगे यार कहीं भी और दूसरी कंट्री में कुछ ना कुछ जॉब मिल जाए, मैं कर लूँगा। अभी इंडिया में यही एक चीज़ हुई कि जो नियरली 300 इंडियन इंजीनियर्स थे ना, इनको एक तरह से ट्रैफ़िक करके ले गया गया म्यांमार, और वहाँ पर एक क्रिप्टो स्कैम के लिए उनसे काम करवाया गया। सिमिलरली इंडियन नर्सेज़ भी थी कुछ, ठीक है ना? उनको यूएई ट्रैफ़िक करके ले गया, और वहाँ पे बात करी गई थी कि आपको हम जॉब देंगे। पर वो जॉब ऑफ़र्स क्या थे? वो फेक जॉब ऑफर्स थे, ठीक है? उनको प्रॉमिस कर दिया गया, पर जॉब वहाँ पे उनको दी ही नहीं गई। तो इस तरह के काफ़ी सारे इश्यूज़ यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। थोड़ा केरला की अगर बात करें ना, तो आप नोटिस कीजिए कि जब पैंडेमिक था, तो जो लोग पैंडेमिक में मान लो गल्फ कंट्रीज़ में गए हुए हैं, वहाँ पर उनको जॉब से निकाल दिया गया। तो इस तरह से हमें देखने को मिला कि नियरली 17 लाख लोग केरला रिटर्न करे बाहर से, और इनमें से 15 लाख कौन थे? जिनकी कहीं न कहीं बाहर जॉब चली गई थी कोविड-19 पैंडेमिक के लॉकडाउन की वजह से। अब देखो, ये वहाँ से आए इंडिया वापस, तो वहाँ पर इनके पास जॉब थी, पर वहाँ पे जॉब से निकाल दिया गया। अब इंडिया में अगर इनको सस्टेन करना है, तो क्या चाहिए होंगी? जॉब्स, ठीक है? बट यहाँ पे इंडिया में कोई जॉब्स नहीं थी, तो बहुत सारे लोग ना बिना जॉब के आज के टाइम पर भी हैं, या फिर कुछ ने अपने-अपने कुछ कंपनीज़ या फिर अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ स्टार्ट करने की कोशिश करी है। तो काफ़ी सिचुएशन माइग्रेंट्स की देख सकते हैं कि काफ़ी सिचुएशन खराब है। इंडिया में देखो काफ़ी ज़्यादा माइग्रेंट्स हैं, ठीक है? दुनिया के सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स इंडिया से ही जाते हैं, और इंडिया को ही बाहर से पैसा सबसे ज़्यादा आता है, जो रेमिटेंसेस की फॉर्म में। पर अगर आप नोटिस करोगे, इंडिया के पास ना कोई माइग्रेशन प्रॉपर पॉलिसी है नहीं आज के टाइम के ऊपर, ठीक है? एक एक्ट ज़रूर है, इमिग्रेशन एक्ट 1983, पर इसके अंदर भी पिछले देखो 40 साल हो गए हैं 1983 को, नियरली 39 टू 40 इयर्स हो गए हैं, तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आए। तो इंडियन गवर्नमेंट इसमें कुछ अपडेट ही नहीं कर रही। इतने इम्पोर्टेंट है, इतने ज़्यादा माइग्रेंट्स हैं हमारे यहाँ पे, तो इसमें चेंजेस डेफिनिटली लेकर आने चाहिए, ताकि जो करंट रियलिटीज़ हैं, जो करंट सिचुएशन है, उसको हम अच्छे से समझ पाएँ। अब एक बात यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि एक ना काफ़िला सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। स्पेशली जैसे कतर हो गया, या फिर काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने वैसे इसको हटा भी दिया है, बट काफ़ी सारी गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज़ के अंदर आपको एक काफ़िला सिस्टम देखने को मिलेगा। अब ये काफ़िला सिस्टम क्या होता है? देखो, मान लीजिए कोई पर्सन है, इसको बाहर जाना है, दूसरी कंट्री में जाना है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ का जो एम्प्लॉयर है, जो इसको वहाँ जाके जॉब देगा ना, तो वो क्या करेगा, वो सारा इसके साथ कुछ कोऑर्डिनेट करेगा। और जब वो वहाँ दूसरी कंट्री में जाके पहुँचेगा, ये जो एम्प्लॉयर है इसका, इसका जो पासपोर्ट होता है, इसका जो वीज़ा वगैरह होता है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बेसिकली वो अपने पास रख लेगा। अब एक तरह से होगा क्या ना, ये इसको जो भी काम करेगा, ये एम्प्लॉयर की मर्ज़ी के हिसाब से करना पड़ेगा बिल्कुल। तो कई बार ना यहाँ पर हमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन के केसेस भी देखने को मिल जाते हैं। जो वर्कर्स हैं ना, वो उनको क्या काम करना पड़ता है? हमेशा वही काम करना पड़ता है, जो उनका एम्प्लॉयर बोलता है। तो एक तरह से जो वर्कर्स हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो जाती है, क्योंकि उनके पास कोई लीगल रिपरकशन ही नहीं है, ठीक है ना? लीगल कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि उनके पासपोर्ट तो किसने रख लिए? इस एम्प्लॉयर ने रख लिए अपने पास। तो ये सारे कुछ ना खराब सिचुएशंस हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, उसी तरह से एक और एग्जांपल है कि काफ़ी सारे एक ना कैंपेन चला था, जस्टिस फॉर वेज थेफ्ट। इसका मीनिंग क्या है कि काफ़ी सारी जगह पर ऐसा नोटिस किया गया कि आपने काम तो किया, पर आपको बदले में सैलरी ही नहीं मिली, आपके ड्यूज़ पेंडिंग के पेंडिंग ही पड़े हुए हैं। तो ये सारी सिचुएशंस खराब थोड़ा देखने को मिलती हैं विद रिगार्ड्स टू माइग्रेंट्स। इसके अलावा अगर आप नोटिस करोगे, ठीक है ना, जीसीसी नेशंस मैं आपको बता भी रहा था, गल्फ कॉर्पोरेशन जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर आपको 6 कंट्रीज़ देखने को मिल जाएँगी। कौन-सी? बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, ओमान, कतर, ठीक है, सऊदी अरेबिया हो गया और यूएई। ये जो 6 कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर इनकी बात करी जा रही है गल्फ कॉर्पोरेशन कंट्रीज़ की। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ कोशिश करी है, पर बहुत सारे केसेज़ में
ऐसा देखा गया है कि या तो इनको सैलरीज नहीं मिली जो इंडियंस वहाँ पे गए हैं, या फिर उनको कंपनी से निकाल दिया गया, या फिर उनको जो सैलरी जितनी मिलनी चाहिए थी उससे काफ़ी कम सैलरीज यहाँ पे देखने को मिली हैं। इसके साथ ही ठीक है, आप और भी यहाँ पे देख सकते हो और क्या क्या इश्यूज हैं। ठीक है, लेबर राइट्स प्रॉपर नहीं होते, प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस नहीं है, तो इस तरह के काफ़ी सारे नेगेटिव चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। इवन देखो जो फिलीपींस कंट्री है ना, वहाँ पर भी ये वेज थेफ्ट वाली सिचुएशन इन लोग को देखने को मिली थी कि जिनके जो लोग वहाँ पर दूसरी जगह गए थे उनको उनकी सैलरीज वहाँ पे नहीं मिली। तो काफ़ी सारे कंसर्न्स हैं। इसके साथ ही इंडिया को और भी फोकस करना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल वुमेन माइग्रेंट वर्कफोर्स के रिगार्डिंग। ठीक है ना, जैसे जीसीसी कंट्रीज हो गया, या फिर ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर नियरली 38 मेंबर कंट्रीज हमें देखने को मिल जाती हैं जो आपस में इकोनॉमिक प्रोग्रेस को वर्क करती हैं। अब देखो जो इंडियन नर्सेज हैं, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज में जाती हैं। ठीक है, इराक हो गया, सीरिया हो गया, तो ये काफ़ी वोलेटाइल कंट्रीज हैं। अगर यहाँ पर काम करना है इनके लिए तो कुछ प्रॉपर पॉलिसीज हमारे पास होनी चाहिए। जो बात कर रहे थे ना 1983 के बाद कोई एक्ट नहीं बना, तो उस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट लेकर आए। आज के टाइम पर देखें क्या सिचुएशन हम उसके लिए कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे जो करंट सिचुएशन को हमारे रियलाइज करें। ठीक है ना, तो इमिग्रेशन बिल जो था उस तो हम पास करें 2021 का जो था, तो अपनी पॉलिसीज को हमें रिविजिट करने की ज़रूरत है। उसी तरह से यूनाइटेड नेशंस ने भी ना इन पर्टिकुलर माइग्रेंट लेबर जो इश्यूज हैं इनको रिकॉग्नाइज किया हुआ है। ठीक है ना, ये पर्टिकुलर इनका एक रेजोल्यूशन है। तो यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट को भी इंश्योर करना चाहिए कि उसी डायरेक्शन में मूव करते हुए जो माइग्रेंट्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सुने और उस हिसाब से पॉलिसीज हो गया, एक्ट्स हो गया, उसी डायरेक्शन में अच्छे से बन पाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला आर्टिकल। चलते हैं हमारे दूसरे आर्टिकल की तरफ, जो क्या बात करता है कि गवर्नमेंट को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के ऊपर क्यों पुश करना चाहिए, और इसको आप जीएस पेपर 2 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो अगर बात करें ना करंट गवर्नमेंट की, तो करंट गवर्नमेंट के अंदर देखने को क्या मिला था कि पहले ना हम कोशिश कर रहे थे कि नहीं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, खराब है। काफी टाइम तक हमारा ये परसेप्शन रहा। पर आज के टाइम पर अगर आप नोटिस करोगे तो जो करंट गवर्नमेंट है उनकी क्या कोशिश है, उनकी कोशिश है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अलग अलग कंट्रीज के साथ करने की। जैसे एग्जांपल समझो, हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, फिर यूएई के साथ साइन किया, और अभी काफी स्ट्रांग बात चल रही है बिटवीन विद यूके एज वेल एज विद यूरोपियन यूनियन। तो ये जैसे जैसे देखो अब इंपॉर्टेंट फेज में जा रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के फेज में जा रहे हैं, तो एक क्वेश्चन उठ जाता है कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ नॉन टैरिफ बैरियर्स अभी भी रह जाएंगे। देखो अगर आपको किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री सामान भेजना है ना, तो आपके पास या तो टैरिफ बैरियर्स हो सकते हैं या नॉन टैरिफ बैरियर्स। कई बार हो सकता है उन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटीज वगैरह बढ़ा दी हो, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। या फिर अदरवाइज कई बार हो सकता है कोई सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी बैरियर्स बता दिए कि नहीं आपका सामान तो खराब है, वहाँ पे एनवायरनमेंट को ध्यान नहीं रखा गया, ये तो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशन आ सकती है फाइटो सैनिटरी बैरियर्स के कॉरस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पर राइटर क्या बात करते हैं कि नॉन टैरिफ बैरियर्स को भी हमें देखना पड़ेगा। जैसे कई बार बोल दिया जाता है कि मान लो आपने ना अच्छे से प्रोड्यूस नहीं किया और आपने किसी चीज के प्रोडक्शन के अंदर इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा पोल्यूट कर दिया, तो हम आपका सामान एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो एफटीएस के अंदर अगर इस तरह के इश्यूज आएंगे ना, तो काफी कंसर्न रहेगा। जैसे आपको मैं एग्जांपल से लेके चलता हूँ। ठीक है, जैसे अगर आप आज के टाइम पे नोटिस करो, यूरोपियन यूनियन की अगर आप नोटिस करोगे ना, तो यूरोपियन यूनियन ने क्या किया है ना, अपने यहाँ पे इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ फोकस थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिया है, या फिर फोकस है कि हम लेस कार्बन की तरफ चले। ठीक है, कि कार्बन को कम से कम यूज किया जाए। तो इन्होंने उस हिसाब से टेक्नोलॉजीज भी बना ली हैं जो कम कार्बन को यूज करती हैं। पर इंडिया के केस में क्या है, इंडिया के केस में अभी हम उस डायरेक्शन में उतना ज़्यादा मूव नहीं कर पाए हैं। हमारे पास अभी उतना ज़्यादा फंड्स नहीं है कि हम उसकी तरफ बहुत तेज़ी से मूव करें। तो होता क्या है ना, अगर मान लीजिए आयरन हो गया, स्टील हो गया, इस तरह की चीज़ें हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर यूरोपियन यूनियन में कोई सामान बन रहा है तो वो कम कार्बन वाला बन रहा है। वेयर एज इन केस ऑफ इंडिया हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस तो अभी भी वैसा ही है। तो इंडिया के केस में क्या होता है, हमारे यहाँ पे कार्बन हम ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। तो ये क्या हुआ, लेस इन्वायरमेंट फ्रेंडली, और ये यूरोपियन यूनियन वाली चीज़ क्या हुई, मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो अब मान लीजिए इंडिया से कोई सामान अगर यूरोपियन यूनियन जाना है, तो यूरोपियन यूनियन वाले पता क्या करेंगे, वो एक तरह का कार्बन टैक्स लगा देंगे हमारे ऊपर कि नहीं आप लोगों ने तो क्या किया है, आप लोगों ने तो ज़्यादा पोल्यूशन किया है, ज़्यादा कार्बन एमिट किया है, तो आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या लगेगा, एक कार्बन टैक्स लगेगा। अब आप बताओ, इंडिया से कोई प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में जा रहा है, उसके ऊपर एक टैक्स लगा दिया, तो क्या हो गया, हमारा प्रोडक्ट हो गया महंगा, उसका प्राइसेस बढ़ गए। अब प्राइसेस बढ़ गए, महंगा हो गया, तो क्या वो यूरोपियन यूनियन वाले प्रोडक्ट्स के साथ कंपीट कर पाएगा? द आंसर इज नो। ठीक है ना, तो इंडियन इंपोर्टर्स, इंडियन जो एक्सपोर्टर है, उसके लिए एक मेजर इशू आ गया। यहाँ पर देखो क्या किया गया,
यहाँ पर बात करी गई नॉन टैरिफ बैरियर्स की। इन्वायरमेंट की बात करते हुए क्या हुआ, इंडियन प्रोडक्ट्स की एंट्री यहाँ पे एक तरह से रोकने की कोशिश करी है, ठीक है, इनडायरेक्टली रोकने की कोशिश करी है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है कि इंडियंस के लिए काफ़ी ये डिसएडवांटेजेस सिचुएशन देखने को मिल जाती है। तो ऐसे चीज़ों को ना हमें अच्छे से देखना पड़ेगा कि ये सारे इश्यूज़ को हम कैसे टैकल करें। अब ये इश्यूज़ को टैकल करना ज़रूरी है, बट ऐसा नहीं है कि अगर ये इश्यूज़ इमर्ज होते हैं, तो हम उस कंट्री के साथ एफटीए करें ही ना, नहीं। एफटीए हमें प्रोसीड करना चाहिए, पर साथ ही साथ हमें यहाँ पे डोमेस्टिक रिफॉर्म्स भी करने चाहिए। तो ये सारे अगर हम मिलके काम करेंगे ना, ये रिफॉर्म्स हो गया या फिर कंट्री के साथ जो नेगोशिएशन का प्रोसेस है, अगर उनको अच्छे से किया जाएगा, तो ये सारे इश्यूज़ हम डेफिनिटली टैकल कर सकते हैं। इसके साथ ही देखो इंडिया के द्वारा भी ना कुछ इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ना बढ़ाने की बात करी गई है कि मान लो ये है इंडिया, ये दूसरी कंट्री से कुछ सामान आ रहा है इंडिया में, तो इंडिया का बात कर रहा है कि अगर बाहर से कोई ऐसा सामान आ रहा है जो कि उतना एसेंशियल नहीं है, बेसिकली नॉन एसेंशियल आइटम है, तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, हम एक तरह का इम्पोर्ट ड्यूटी जो है वो बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर ना एक ऐसा लगता है सामने वाली कंट्री को कि इंडिया क्या कर रहा है, एक प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहा है कि हम चाहते हैं कि बाहर से सामान इंडिया में आए ही ना। तो अगर आप खुद सोचो, बाहर वाली कंट्रीज को ऐसा लगेगा कि इंडिया एक प्रोटेक्शनिस्ट हो रहा है, इंडिया बाहर से सामान नहीं आने देना चाह रहा, तो क्या ये सामने वाली कंट्री इंडिया के साथ कोई एग्रीमेंट सॉल्व करेगी, एग्रीमेंट करने की कोशिश करेगी? आंसर इज नो। तो हमें ना देखो, एक तरफ तो हमें एक्सपोर्ट को बूस्ट करना है, बट साथ ही साथ हमें ये भी इंश्योर करना है कि हम एक क्लोज्ड इकोनॉमी ना बन जाए। हमें कोशिश करनी है कि सामने वाली कंट्रीज के साथ हम प्रॉपर रिलेशन बना के रखें, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें ही यहाँ पर राइटर ने बात करी गई है कि प्रॉपर अगर हम एफटीएस के अंदर ये सारी चीज़ें इंश्योर करें कि कैसे हम बैरियर्स ट्रेड के कम करेंगे, ठीक है, कैसे ग्लोबल वैल्यू चेन का एक पॉइंट पार्ट बनकर आएंगे, ये सारी सिचुएशन इंडिया को हेल्प कर सकती है। आज के टाइम पे ना देखो, जो बहुत सारी कंपनीज हैं वो चाइना से दूर जा रही हैं, और वो क्या अडॉप्ट कर रही हैं, एक चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी। देखो इसको समझना, चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी क्या है। पहले क्या होता था ना, अब देखो चाइना में ना चीज़ें सस्ती हैं, चाइना में प्रोडक्शन वगैरह करना काफ़ी आसान होता था, ठीक है, लो प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो प्रॉपर पॉलिसीज है उस हिसाब से है। तो कंपनीज अलग अलग क्या करती थी, वो चाइना में प्रोडक्शन करना पसंद करती थी, पर चाइना में बहुत सारे इश्यूज भी आए। तो अब क्या फोकस है कि चलो चाइना में तो हम है ही हैं, पर उसके साथ ही साथ एक किसी और कंट्री के अंदर हम इन्वेस्ट कर देंगे। उससे क्या होगा, इन्होंने अपने बिजनेस को क्या कर दिया, डाइवर्सिफाई कर दिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हम चाइना के ऊपर ही डिपेंडेंट है, नहीं। इसके अलावा हमने यहाँ पर करके ना हमने क्या कर दिया, अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर दिया अलग अलग कंट्रीज के कॉरस्पॉन्डिंग। तो अगर इंडिया भी इस चीज़ का फायदा उठा सकता है कि जो डाइवर्सिफिकेशन है वो इंडिया में हो, तो ये सारे बेनिफिट्स इंडिया के द्वारा रीप किए जा सकते हैं कि जो ग्लोबल वैल्यू चेन्स के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, वहां पर इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग रोल हो सकता है। और वो तभी हो पाएगा अगर इंडिया बैरियर्स टू ट्रेड को कम रखे, ठीक है ना, और ग्लोबल वैल्यू चेन का इंपॉर्टेंट पार्ट बनने की कोशिश करे। राइट, तो ये हो गया हमारा दूसरा आर्टिकल। चलते हैं हमारे तीसरे आर्टिकल की तरफ, जो रिलेट करता है इंडिया चाइना ट्रेड के रिगार्डिंग, और इसको आप जीएस पेपर 3 के इकोनॉमी वाले कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखिए अगर आपने नोटिस किया हो तो देखो, इंडिया और चाइना के बीच में काफ़ी बार क्लैशेस देखने को मिले हैं। इससे पहले हमें 2020 के अंदर देखने को मिले थे, और अभी बहुत ही रिसेंटली हमें तवांग अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये सारी सिचुएशन दोबारा रिपीट होती हुई देखने को मिली है। अब अगर आप नोटिस कीजिए, देखो काफ़ी बार ना, जैसे 2020 का भी मुझे याद है, तब हमने काफ़ी बात करी थी कि अब चाइना के साथ हम ट्रेड कम कर देंगे। लोगों ने भी काफ़ी आगे बढ़ के आए थे कि अब चाइना के साथ हम ट्रेड कम कर देंगे। पर अगर आप नोटिस करोगे ना, तो ट्रेड जो है हमारा डेफिसिट है वो बढ़ता ही जा रहा है। बेसिकली पॉइंट ये है कि चाइना से हम जो सामान इंडिया आता है ना, वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज होता जा रहा है, और बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज हुआ है। अगर आप नोटिस करोगे तो इंडिया की जो डिपेंडेंस है वो चाइना के ऊपर इंक्रीज होती जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल हो गया, ठीक है ना। अगर आप फार्मा के बारे में जानते हो ना थोड़ा, तो आप रियलाइज करोगे कि यहाँ पर एक चीज़ होती है, एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो कि बेसिकली एक मेडिसिन का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। तो इंडिया ना बहुत ही हैविली डिपेंडेंट है एपीआई के ऊपर, और कहाँ से, चाइना से। अगर बात जब हम कोविड-19 की करें, जब थोड़ा ट्रेड ना डिस्टॉर्ट हो गया था, ट्रेड बेसिकली रुक गया था, तो इंडिया जो कि चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था एपीआईज़ के लिए, तो इंडिया में एपीआईज़ आ नहीं रही थी उस टाइम पे। तो एक मेजर इशू इंडिया के अंदर वो चीज़ बन गई थी। इसके साथ ही अगर आप देखिए, तो चाइना इंडिया का क्या है, दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। सर पहले पे कौन है? पहले पे है यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया यूएस के साथ ना टोटल 120 बिलियन डॉलर का नियरली ट्रेड करता है, पर चाइना के साथ कितना है, 115 बिलियन डॉलर। अब अगर इसमें भी आप फर्दर नोटिस कीजिए, तो ये देखो ट्रेड डेफिसिट का ग्राफ देखो जरा। ग्राफ में देखो आपको क्लियरली शो होगा कि ये, अगर आप नोटिस करो थोड़ा,
कि जैसे मान लो ये FY01 है, बेसिकली 2000 के आसपास की बात कर रहे हैं। तो 2000 के आसपास ना हमारा ट्रेड डेफिसिट कितना था, $1 बिलियन। कहने का पॉइंट क्या है कि लगभग ना हमारा ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं था। जितना हम इंपोर्ट करते थे ऑलमोस्ट उसी के आसपास एक्सपोर्ट करते थे। सिर्फ $1 बिलियन तो थोड़ा सा नंबर होता है, इतना कोई बड़ा नंबर नहीं है। तो ऑलमोस्ट उतना ही इंपोर्ट होता था जितना एक्सपोर्ट होता था। पर आज के टाइम पर देखो ये कंसिस्टेंटली 60-70 इस तरह से मूव करता जा रहा है। करंटली कितना है, $73 बिलियन। बहुत ही बड़ा नंबर हो चुका है। और देखो मैं बात कर रहा था ना 2020-21 की, जब हमारा चाइना के साथ थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो 2020-21 में कितना था, $44 बिलियन। उसके बाद हमने क्या बात करी, हम चाइना से सामान कम मंगवाएंगे। पर क्लियरली डेटा तो ऐसा नहीं दिखा रहा। डेटा तो यह दिखा रहा है कि हम तो और भी ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं चाइना के ऊपर। तो ये सारे कंसर्न्स मेजरली बन जाते हैं, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर उसी बात का डेटा को ही राइटर ने बार बार बताया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं। जैसे मान लो पर्सनल कंप्यूटर हो गया, ठीक है, तो ये एक लैपटॉप हो गया, पाम टॉप हो गया, ये सारी चीज़ें हम मेजरली यहाँ से इंपोर्ट करते हैं। उसके साथ ही देखो लिथियम आयन बैटरीज हो गया, सोलर सेल्स हो गया, यूरिया हो गया, आईसीज हो गए। तो ये सारी अलग अलग के हमारे पास डेटा यहाँ पे राइटर ने दिए हुए हैं। तो कुल मिला के बात यही है कि हम एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं, पर इम्पोर्ट वहाँ से बहुत ज़्यादा हमारे देखने को मिल जाता है। ठीक है, आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हो कि कहाँ से कितना इंपोर्ट किया, कितना एक्सपोर्ट किया। अब एक्सपोर्ट का देखो जरा, एक्सपोर्ट का नंबर देखो, 2010-11 में ना $14 बिलियन था, 2020 में कितना है, $16 बिलियन। तो दिस हार्डली एनी इंप्रूवमेंट इन एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट बढ़े ही नहीं, पर इंपोर्ट का नंबर तो बहुत तेजी से हमारे यहाँ पे बढ़ता ही जा रहा है और एक मेजर कंसर्न हो चुका है। अब सर इसके पीछे का कारण क्या है, इतनी तेजी से हमारा डेफिसिट क्यों बढ़ रहा है? इसका देखो रीजन ये है, पहली बात तो कि चाइना के अंदर अगर आप नोटिस कीजिए तो चाइना ने ना कुछ रेगुलेशंस लगा रखी है अपनी मार्केट के ऊपर। जैसे कि अगर भारत से कोई बनी हुई सामान बाहर जाएगा, चाइनीज की मार्केट के अंदर जाएगा, तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस है वहाँ के ऊपर। इस वजह से क्या होता है कि इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पर नहीं बिक पाते। जैसे मान लो कुछ पर्टिकुलर ऐसी चीज़ें हैं ना कि जैसे जिनके ऊपर इंडिया का एडवांटेज ज़्यादा है, कि हम एग्रीकल्चर हो गया, कॉफ़ी टी हो गया, ये चीज़ें हम आसानी से बना देते हैं। पर चाइना ने इनके ऊपर क्या लगा रखे हैं, टैरिफ लगा रखे हैं महंगे करके। मतलब ना अभी अभी आपके साथ बात भी कर रहा था, तो उनके ऊपर कुछ टैरिफ लगा रखा है। उस वजह से होता क्या है, ये इंडियन के जो प्रोडक्ट्स हैं ये महंगे रेट पे वहाँ पे मिलते हैं। तो महंगे मिलेंगे तो कोई इनको खरीदेगा नहीं, तो ये एक इशू हो गया। दूसरा जो मुद्दा है वो है कॉम्पिटिटिवनेस का। देखो अगर आप जैसे मान लो दिवाली का टाइम का नोटिस करो, दिवाली के टाइम एक आती है चाइनीज लाइट्स, एक आती है जो इंडिया के द्वारा, इंडियंस के द्वारा लाइट्स बनी होती हैं। अब ये जो चाइना वाली लाइट्स होती है ना, ये बड़ी ही बढ़िया काम करती हैं और बहुत ही सस्ती होती हैं। तो ये चाइना के प्रोडक्ट आसानी से बन जाते हैं सस्ते रेट्स के ऊपर। इंडिया के जो प्रोडक्ट्स होते हैं थोड़े से महंगे होते हैं। तो क्लियरली देखो जब भी ऐसी बात होगी कि कोई चीज़ सस्ते में बन जाएगी, कोई चीज़ महंगे में बनेगी, तो फायदा किसको होगा? वो फायदा जो सस्ते दाम पे बना देता है। तो चाइनीज प्रोडक्ट इस वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं इंडिया के अंदर। अब यहाँ पर ना राइटर ने एक और बात करी है, वो क्या है, चाइना की जो पॉलिटिकल पॉलिसी है। मैं समझाता हूँ। देखो आप जानते हो, ठीक है ना, इंडिया के अंदर तो देखो डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी एक अच्छी चीज़ है, मैं इसको मना नहीं कर रहा। पर चाइना के अंदर होता क्या है ना, चाइना बहुत ही एक स्ट्रिक्ट तरह से काम करता है। ठीक है, वहां पे जानते हो जो आपके जी जिनपिंग है, काफी वही मेजर पावर उन्हीं के पास है, और कोई पावरफुल वहां पे है ही नहीं। तो होता क्या है, कल को जैसे लैंड एक्वायर करनी है मान लो कहीं पे, तो इंडिया में ना कई कई साल लग जाते हैं लैंड एक्वायर करने के लिए। लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर देते हैं, फिर वो मुद्दा केस कोर्ट में चला जाता है, तो कई कई सालों तक कोई प्रोसेस नहीं हो पाता। पर क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सेम चीज़ चाइना के अंदर हो? नहीं। चाइना के अंदर तो ये चीज़ होगी ना कि अगर किसी ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, तो अगले दिन या तो वो जेल के अंदर होगा या फिर उसको मार दिया जाएगा। तो इससे होता क्या है, वहां पर ना इस तरह के कोई प्रोटेस्ट नहीं होते, वहां पे ये लोग केस नहीं करते जाके कोर्ट में। ठीक है, तो उससे क्या होता है, लैंड एक्वायर जल्दी हो जाती है। इस तरह के और अलग अलग जो चीजें होती हैं वो बहुत तेजी से काम करती हैं। उससे क्या होता है, वहां के प्रोडक्ट्स क्या हो जाते हैं, कॉम्पिटेटिव हो जाते हैं, बहुत ही तेजी से काम होता है। तो सस्ते रेट्स पे काम वहां पे बन जाता है, सस्ते रेट्स पे चीजें बन जाती हैं। उसके अलावा देखो चाइना की डिमांड बहुत ज़्यादा है चाइनीज प्रोडक्ट की, ठीक है, क्योंकि सस्ते होते हैं, ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही चुका हूँ। अब इससे ना बहुत सारे कंसर्न्स इंडिया को अमर्ज हो सकते हैं। सर कैसे कंसर्न्स? देखो अगर आप नोटिस करो, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। अभी रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है, बिल्कुल सर। अब रशिया से ना यूरोपियन यूनियन में ना गैस वगैरह जाती है, ठीक है, आप सभी जानते हो इसके कॉरस्पॉन्डिंग। तो अगर मान लो यूरोपियन यूनियन ने क्या बोल दिया रशिया को कि भैया हम आपसे चीज़ें लेना बंद कर रहे हैं, तो दरअसल में सोचो कि नुकसान हो किसको रहा है। वो नुकसान दरअसल में यूरोपियन यूनियन को ही हो रहा है। अब जैसे विंटर चल रही है ना, तो विंटर में उन्होंने सस्टेन करने के लिए क्या चाहिए होता है, गैस चाहिए होती है। पर यूरोपियन यूनियन ने खुद बोल दिया अगर कि हमें आपकी गैस नहीं चाहिए,
तो भैया लोगों को दिक्कत आएगी ना यूरोपियन यूनियन के। तो सेम चीज़ अगर आप सोचो कि एक है इंडिया, एक है चाइना। अब इंडिया ने अगर मान लो बोल दिया कि हमें नहीं आपके साथ ट्रेड करना चाइना, हमें नहीं चाहिए आपके प्रोडक्ट्स, तो होगा क्या? इंडिया की कैपेबिलिटीज भी तो होनी चाहिए ना उस तरह से, हमारे पास एपीआई हमारे यहाँ बनते ही नहीं है। और जो हमने देखा सोलर सेल्स हो गया या अलग अलग चीजें होगी, वो इंडिया में बनती ही नहीं है। तो अगर इंडिया ने चाइना के साथ ये चीजें बंद कर दी, उसका नुकसान किसको होगा भैया? इंडिया को ही होने वाला है। जैसा कि यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यूरोपियन यूनियन को नुकसान देखने को मिला है। तो इंडिया को या तो डिपेंडेंस अपनी कम करे, ठीक है, अपने यहाँ पर हम ये सारी चीजें खुद प्रोड्यूस करें। ईवीज के लिए जो हो गया, लिथियम आयन बैटरीज हो गया, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हो गया, अगर हम ये चीजें खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे और अगर हमें चाइना से भी चीजें बंद कर दी ना, तो उसका नुकसान इन दी एंड किसको होने वाला है? इंडिया को ही होने वाला है। इसी को क्या बोल देते हैं? ट्रेड को वेपनाइज करना। ठीक है, यहाँ पर राइटर ने कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, चाइना की रेयर अर्थ के अंदर मोनोपोली थी, तो चाइना ने ना बंद कर दी ये सारी चीजें, ठीक है, तो जापान के लिए, तो तब भी इस तरह से जापान की इकोनॉमी को इशू आया था। तो सेम चीज इंडिया की इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट आ सकता है। उसके साथ ही देखो, हम इतना ज्यादा चीजें बाहर से मंगाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या पे करने पड़ते हैं? हमें पे करने पड़ते हैं डॉलर्स। तो डॉलर पे करने पड़ेंगे तो क्या होगा? तो इंडिया के जो फॉरेक्स रिजर्व है वो धीरे धीरे खत्म होते रहेंगे, और ये इशू इंडिया को इम्पैक्ट करता है। तो सर तरीका क्या है फ्यूचर के अंदर? फ्यूचर के अंदर देखो, काम करने का तरीका यही है कि हम अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज करें। मैंने बताया ना, जिन चीज़ों के लिए हम दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है, उसके ऊपर हमारी डिपेंडेंस धीरे धीरे कम करनी पड़ेगी, तभी हम उस डायरेक्शन में काम कर पाएंगे। जैसे मान लो एपीआईज हैं, अगर अगर हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बाहर से बंद कर दें और खुद अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दें, तो वो हमें हेल्प करेगा। ऊपर ये हम लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस कर सकते हैं, जैसे एप्पल्स हो गया, टॉयज हो गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसके रिगार्डिंग बहुत बार बात करी है, तो ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें धीरे धीरे सेक्टर्स को हमें देखना पड़ेगा एंड उसको ठीक करने की कोशिश करनी पड़ेगी। एक यहाँ पर ना 6 पॉइंट का एजेंडा है कि किस तरह से इंडिया ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज कर सकता है। इसको एक बार समझ लेते हैं। पहली बात तो यह है कि इंडिया को इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सर वो क्या होते हैं? जैसे आपकी हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, आपके स्किल्स हो गया, तो हमारे लोग जो होंगे वो ज़्यादा एम्पावर हो पाएंगे इन चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए। उसी तरह से एक तरह का फेयर कंपटीशन लेके आना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना, तो ये सारी बातें, ठीक है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो, शेयर्ड विजन हो गया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को कैसे हम कॉम्प्लीमेंट करें, पूरी गवर्नमेंट की जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं कैसे एक तरह से आपस में सिनर्जी में काम करें, आपस में कोऑर्डिनेशन के थ्रू काम करें, ये हमें यहाँ पर हेल्प कर सकती है अपनी कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज करने के अंदर। उसके अलावा हमारे पास देखो पॉलिसीज होनी चाहिए प्रॉपर, कैसे हम एक्सपोर्ट करेंगे। बाकी जो अलग अलग हमारे स्टेक होल्डर्स है ना, चाहे आप देख लो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री हो गया, फिक्की हो गया, एसोचैम हो गया, ये सारी चीज़ों से भी हमें इनसे बात करनी पड़ेगी, क्या इनके इश्यूज हैं, कैसे उनका फीडबैक को हम ले सकते हैं जब हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को नेगोशिएट करें। ये सारी बातें हमें हेल्प कर सकती हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ना हम इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर लगता है। अब सर इसका क्या मीनिंग इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का? देखो समझने की कोशिश करना, अगर आपने जीएसटी पढ़ा है ना, तो आप जानते होंगे कि जीएसटी में हम टैक्सेस लगाते हैं। अब मान लो कुछ है हमारे एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए इनपुट और उसका कुछ आउटपुट है। अगर ना नॉर्मल सिचुएशन क्या होनी चाहिए कि आउटपुट के ऊपर जो टैक्स हो, जो आउटपुट के ऊपर बेसिकली जो टैक्स लगता है वो लगना चाहिए ज़्यादा, और इनपुट के ऊपर टैक्स लगना चाहिए वो लगना चाहिए कम। पर बहुत केसेस में ऐसा होता है कि इनपुट के ऊपर हम टैक्स लगा देते हैं ज़्यादा परसेंटेज के ऊपर, और आउटपुट के ऊपर हम लगाते हैं कम टैक्स। इस तरह की सिचुएशन को क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। जब इनपुट्स के ऊपर टैक्सेस क्या होते हैं? ज़्यादा, वेरेज आउटपुट पे होते हैं कम, दैट इज नोन एज व्हाट? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अब इसका जो नेगेटिव इंपैक्ट किसको आता है? वो नेगेटिव इंपैक्ट फेस करना पड़ता है हमारे अलग अलग मैन्युफैक्चरर को, क्योंकि उनका पैसा जीएसटी के अंदर फंस जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें थोड़ी देखनी पड़ेंगी, हमारी पॉलिसीज उस हिसाब से बनानी पड़ेंगी। हमारी जो गवर्नमेंट सपोर्ट है उसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो स्कीम थी, उसका देखो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हमें देखने को मिले हैं। तो कैसे कैसे ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। जो एक्विजिशन है, जो लैंड एक्विजिशन है, उसको हम कम तरह से कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इंडिया को हेल्प कर सकती हैं। इसी तरह से देखो एक स्केल कमेटी है। अब ये स्केल क्या है? स्केल स्टैंड्स फॉर स्टीयरिंग कमेटी फॉर एडवांसिंग लोकल वैल्यू एडेड एंड एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट को कैसे बूस्ट करें, लोकल वैल्यू एडिशन को कैसे इंप्रूव करें। उन्होंने कुछ सजेशंस दिए हुए हैं कि जैसे हम अपने कॉस्ट को कम करें, ठीक है ना, लैंड हो गया, पावर हो गया, कैपिटल हो गया, सस्ते पे लोन्स मिलेंगे तो कम रेट पे हम चीज़ें बना पाएंगे। लैंड कॉस्ट कम होगी तो वो हेल्प हो जाएगी। साथ ही साथ बिजली हमें कम रेट से मिलेगी। तो सारे बेनिफिट्स यहाँ पर हम देख सकते हैं। बाकी देखो कॉम्पिटिटिवनेस कैसे हम लेके आ सकते हैं। एक है जैसे मैंने अभी बात करी थी इन चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी की,
कि कंट्रीज जो अलग अलग कंपनीज हैं वो चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी के ऊपर मूव कर रही हैं कि एक चाइना तो है ही है, उसके अलावा किसी और कंट्रीज में भी अपनी वैल्यू चेन को डाइवर्सिफाई करें। तो इंडिया इसको कैसे यूज कर सकता है अपने अपने जो यहाँ पे अलग अलग इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके साथ ही अगर आप नोटिस करो, एक बात है पब्लिक प्राइवेट सेक्टर कॉपरेशन की। अब सर इसका मीनिंग क्या है? देखो चाइना के अंदर अगर आप नोटिस करोगे ना, तो चाइना के अंदर गवर्नमेंट और बिजनेस यहाँ पर बहुत अच्छा खासा कोलैबोरेशन है। बल्कि मैं तो ऐसा ही बोलूँगा कि ये तो एक ही है एक तरह से, ठीक है ना? गवर्नमेंट और बिज़नेस काफ़ी क्लोज़ है। इंडिया में कई बार ना जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है और जो बिज़नेस सोचता है, वो काफ़ी अलग-अलग हो जाता है। दोनों अलग-अलग डायरेक्शन में कई बार जाने लग जाते हैं। तो इंडिया में अगर ऐसा हो कि पब्लिक प्राइवेट सेक्टर का कॉपरेशन बढ़े, गवर्नमेंट और बिज़नेसमैन अच्छे से काम करें, मिलकर काम करें, ताकि उस कंट्री को आगे डेवलप कर पाएँ। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी इस डायरेक्शन में हमें अच्छे से काम कर सकती है। तो ज़रूरत क्या है सर आज के टाइम पर? ज़रूरत है कि देखो जो हम बात करते हैं ना आत्मनिर्भरता की, तो उसको हम एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करें, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रेड गैप हो चुका है चाइना के अंदर, तो हमें उस हिसाब से स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। इसके साथ ही जो अलग-अलग हमारी लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं, जैसे जापान हो गया, ताइवान हो गया, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लीजिए या फिर जो क्वाड कंट्रीज़ के अंदर जो यूएस बचा, इन सभी कंट्रीज़ का इंडिया आपस में एंगेजमेंट बढ़ा सकता है। देख सकते हैं कि हम कैसे एक-दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, कैसे उन पर्टिकुलर कंट्रीज़ का अच्छे से एंगेज करते हुए अपनी चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंस है, उसको कैसे कम किया जा सकता है। यही सारी चीज़ें हमें हेल्प कर सकती हैं, जो चाइना से इतने ज़्यादा हमारे सामान लेना पड़ता है, उसको धीरे-धीरे हम कम करते रहें और साथ-साथ अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को और भी इम्प्रूव करते रहें। राइट फ्रेंड्स? तो ये थे आज के तीनों एडिटोरियल्स। आई होप आपको सारे एडिटोरियल अच्छे से समझ आए होंगे। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।